बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ आज आप ईसा नकवी को देख रहे हैं। ईसा और मैं इंडस टीवी का भी हिस्सा हैं और ईसा यहाँ पे इंडस टीवी इस्लामाबाद ब्यूरो हेड भी करते हैं, मेरे बॉस भी हैं एक तरह से। ईसा अस्सलाम वालेकुम। आज आप मेरे साथ एक पहली वीडियो है आपकी, और क्योंकि इशू इतना स्ट्रेंज, ऑल ऑफ अ सडन, इतना स्ट्रेनिंग, इतना ड्रेनिंग, और मैं और आप सुबह उस इवेंट में भी इकट्ठे थे। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक प्रियम्बल देती चलूँ। आज सुबह एक बहुत बड़ा इवेंट था इस्लामाबाद के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, वजारत ख़ारजा में, जो कि ईसा वजारत ख़ारजा के मामलात, आपने देखा भी होगा, इनको ये मुकम्मल तनदही से अंजाम देते हैं, वो कवर भी करते हैं। आज मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक मेहमान की हैसियत थी, क्योंकि हमें ISPR की जानिब से बुलाया गया था वहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करने। जान गए होंगे आप कि मैं किस प्रेस ब्रीफिंग की बात कर रही हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त एक तहलका मचा कर रखा हुआ है। आज पाकिस्तान ने वो उस तरीके के का जलजला बर्पा कर दिया है कि शायद इसकी गूंज, इसकी आवाज़ और इसका असर आने वाले कई सालों तक रहेगा। इसी हवाले से मैं ईसा नकवी से बातचीत करना चाहूँगी। ईसा हैड अ डीप इंसाइट इन दिस इशू। और ईसा, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ अगर हम जाएं, आज मैं आपसे, हम बैठे थे जब हमने वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR को इकट्ठे आते देखा, देयर वाज अ लुक ऑन देयर फेस, मतलब डू और डाई, नाउ और नेवर, आज करना है। और पाकिस्तान ने अपनी तारीख में, एक शर्मल शेख का वाक़या था, लेकिन वो डॉसियर पब्लिक नहीं हुआ था, और उसमें वज़ीर आज़म टू वज़ीर आज़म वाली एक्टिविटी थी कि मनमोहन सिंह, भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के सामने यूसुफ रज़ा गिलानी ने सारे सबूत रख दिए, और उस वक्त DG ISPR थे मेजर जनरल अतर अब्बास। वो एक बड़ी एक्टिविटी थी, बहुत तहलका मचा था। एक आज ये 14 नवंबर की कार्रवाई है, क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान ने हिला कर रख दिया है आलमी बरादरी को भी और भारत को भी। भट पड़ा पाकिस्तान आखिरकार। डिफरेंस ये है सुमेरा कि आपने फॉरेन ऑफिस भी ब्रीफली ज़ाहिर कवर किया है, एक्सप्रेस में आप कवर करती थी, डिफेंस आप कवर करती हैं बड़े अरसे से। मैं इसी तरह फॉरेन ऑफिस जो है उसको देख रहा हूँ बहुत अरसे से। हमने सुनी है बातें, यानी कि हमेशा स्टेटमेंट्स ऐसी आई और स्टेटमेंट में कह दिया गया स्लीपर सेल्स की बात कर दी। आपने कहा कि वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन हैंड, इंडिया हो सकता है, रॉ हो सकता है। देखिए, स्टेटमेंट्स में और सबूत में बहुत फर्क है। इसके हवाले से मैं अपनी ज़ाहिर वीडियो भी कर चुका हूँ, कुछ लोगों ने देख ली होगी। अदील वड़ाई साहब के साथ भी मैंने की है इसके ऊपर। जी, मैंने देखी है अभी, उसमें से हम कोशिश करूंगा कि मैं आई विल ट्राई टू फिल्टर दैट आउट और कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लें इस वीडियो में जो कि पहले डिस्कस नहीं। देखें, डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन इस वक्त रखी है, इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, ये पाकिस्तान के फेस की भी बात है। आपने एविडेंस के नाम पर डॉक्यूमेंट्स सामने रख दिए, ऑडियो सामने रख दिए, विजुअल सामने रख दिया, लेटर्स रख दिए, नाम रख दिए, उनके टेलीफोन नंबर्स रख दिए, कर्नल राजेश से लेके रॉ के जो हैंडलर्स मनमीत तक, जो उनकी एम्बेसी में, जो उनके कॉन्सुलेट्स में मौजूद हैं, जो दिल्ली में मौजूद है, आपने वो सब कुछ रख दिया। इसको आपने भेजना है UN, आपने इसको भेजना है P5 OIC में आपने जमा करवाना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसी चीज, हल्की चीज जिसको प्रूव ना किया जा सके, जो बेसलेस हो, वो हो। हमने असलम अच्छू वाली स्टोरी, डॉक्टर अल्लाह नजर वाली स्टोरी रिपोर्ट हुई भी है पहले, बिल्कुल, लेकिन उसका तस्वीर के साथ और जिस एविडेंस के साथ बैक्ड बाय एविडेंस, अर्थ शेकिंग व्हेन इवन वी वर सीइंग दैट। तो ये जिस तरीके से आज तकरीबन 2 घंटे ये मामला चलता रहा फॉरेन ऑफिस में, आप भी मौजूद थी, मैं भी, तो आई थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जो डिटेल सामने आई हैं, भारत का पीछा करेंगी ये, दे विल हॉन्ट इंडिया फॉर गुड टाइम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत ये सब कुछ कर रहा था और उसको ये लग रहा था कि हम इम्प्यूनिटी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान पकड़ा जाएगा तो हम मुकर जाएंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, व्हाट आई बिलीव इज के कमिंग अप विद सच अ थिंग, क्योंकि मैं इसको बेसलेस नहीं मान रहा। एज अ जर्नलिस्ट वी शुड क्वेश्चन,
लेकिन मैं इस बुनियाद के ऊपर समझ रहा हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त ऑथेंटिक इतला है क्योंकि ये पब्लिक की गई है और इसका झूठा साबित होना, इसका गलत साबित होना विल बी अ शेम फॉर पाकिस्तान। तो आई थिंक कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी एंड द कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जो दोनों हजरात के चेहरे पे था, वो चीख चीख कर कह रहा था कि ये ले, ये समझ अब पाकिस्तान का आप रोक सकें तो रोक लें। उस वक्त आ गई थी जिस वक्त डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, जो हमारे कौमी सलामती के मशीर हैं, करण थापड़ को इंटरव्यू देते हुए सामने मौजूद डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के कुछ चीजें मेंशन की थी इसमें और कह दिया था कि आपको लगता है कि उस वक्त उनके सामने ये डोजियर होगा, और उनके सामने डोजियर भी मौजूद था, उन्होंने ये सारी चीजें की। और फिर आई थिंक कि इंडिया को ये लगता था ना कि पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान won't be able to catch us and it won't be able to gather this volume of information, solid this information. Also tells the amount of professional competence कि जिसके साथ ये सब कुछ ट्रैक हुआ है। आपके पास अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, आपके पास सम ऑफ अमाउंट मौजूद है कि कितने पैसे किस अकाउंट से निकल कर किस अकाउंट में गए, किस शख्स ने वहां पे रिसीव किए, उसने किसको हैंड ओवर किए, उसके लिए उसका लेटर, उसकी रसीद शामिल है, स्लीपर सेल कहां कहां बनाए हैं, कहां कहां पर। एक बात तय है कि अगर ये इदारे काम ना कर रहे होते तो पाकिस्तान को तो खा पी जाना था ना। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ईसा की तवज्जो मैं ईसा से चाहूंगी कि वो एक्सप्लेन भी करें। ईसा, ड्यूरिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी बात की है DGISPR ने और प्रॉब्ली शाह महमूद कुरैशी ने। नाज़रीन, 2015 में CPEC को उड़ा कर रखने के लिए एक सेल बनाया जाता है। वो मज़ीद तफसील ईसा देते हैं। और उस सेल की निगरानी जो है वो बाकायदा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान कर रहे हैं और उसमें 500 मिलियन रुपए दिए गए, डॉलर्स दिए गए। वो है उसमें $500 मिलियन है जो कि 80 अरब रुपए बनता है, जिसमें से 22 अरब रुपए कैश की सूरत में बांटा गया है, पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा है, उसके नीचे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का चीफ, उसके नीचे एक स्पेशल सेक्रेटरी और उसके नीचे 3 जॉइंट सेक्रेटरी और फिर ऑपरेटिव्स हैं रॉ के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने उस तरीके से मैं अपनी वीडियो में भी मेंशन नहीं कर सका, दिल के साथ भी नहीं गुफ्तगू कर सका, जो रिलोकेशन ऑफ दाइश, एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IS के जो ऑपरेटिव्स हैं उनका 30 एसेट्स का उनका 30 एलोकेट होना पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, आई थिंक दैट इज वेरी डेंजरस। बहुत ऐसी डेवलपमेंट है जिसको विच शुड बी लुक्ड इनटू, और जाहिर है कि जो द पीपल हु आर सपोज्ड टू लुक इनटू दे आर लुकिंग इनटू इट। और भारत जो है वो, मेरा ख्याल है वो एक दफा एक सेटबैक भी हुआ है उनके लिए थोड़ा सा। जिस तरीके से आपको कोई कहता रहे चोर, कुछ लोग होते हैं फिर उनको आदत हो जाती है यार ये तो हमें कहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसके सामने अगर कोई उसकी CCTV फुटेज रख दे कि ये आप चोरी कर रहे हैं, फिर वो ड्रिफ्ट अवे नहीं कर तो वो एकदम एक जिसे कहते हैं ना ट्रॉमा में, शॉक में। तो इस वक्त भारतीय मीडिया आप उठा के देखें कि उनके पास एग्जैक्टली इस वक्त लाइन नहीं है कि इसके ऊपर बात, यानी कि आप विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आप उसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर अनएबल टू कम अप विद समथिंग कि लुक दिस इज नॉट फैक्चुअल। और नाज़रीन, यहाँ सेम वाज द केस, आपको याद है कि करण थापर जो है उसके ऊपर फिर गद्दारी के इल्जामात लगे भारत में कि व्हाई वाज योर प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय डॉक्टर मोईद यूसुफ टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, कि उसने ये इंफॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा प्लेटफॉर्म। और आपको याद है कि करण थापर के इंटरव्यू में जिस वक्त डॉक्टर मोईद यूसुफ ने ये बात की और PC गवादर वाले पॉइंट के ऊपर जिस वक्त पहुंचे कि वहां पर, और कराची जिसका आज जिक्र हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अटैक के ऊपर जब बात की, तो करण थापर वाज लाइक ऐसे हुआ पीछे, उसने कहा कि व्हाई यू चोज मी टू गिव दिस इंफॉर्मेशन आउट। एग्जैक्टली, तो बिकॉज़ ही न्यू व्हाट्स कमिंग। नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज बड़ी अहम हम बताते चलें कि दाइश के 30 जो दहशतगर्द हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पट्टी है
सरहदी पट्टी जहां बाड़ लगाने का भी काम किया जा रहा है। और सिर्फ इस एक बाड़ पर 1200 हमारे सिपाही जो हैं उनके ऊपर 13,000 जानलेवा हमले हो चुके हैं, जो कि आज से पहले इस डिटेल को कभी हमने शेयर नहीं किया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये फौज वहां पर बैठकर किन हालात का सामना कर रही है। कंधों पर ले जाते हैं बाढ़ का सामान, सड़क भी नहीं है, मगर इस सरहद को महफूज बनाने के लिए बहुत खतरात और जान जोखों में डाल के उन सिपाहियों ने उन हमलों को भी बर्दाश्त किया। और अब ये 30 जंगजू सिर्फ नहीं है, इनके नीचे इनकी अपनी मिलिशिया, 700 की मिलिशिया तैयार की भारत ने, जिनके लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, बल्कि अब अरबों तक बात आ चुकी है, अरबों रुपए भारत झोंक रहा है। और इसमें कुन्नड़ में जो कॉन्सुलेट है इंडिया का, कुन्नड़ वो जगह है जो बाजौड़ यहाँ पाकिस्तान से लगता है और कुन्नड़ अफगानिस्तान में, इसके अलावा 7 काउंसलेट्स और हैं। एक्टिव काउंसलेट्स और एम्बेसी जो हैं हेरात, जलालाबाद, कंदाहार, काबुल का जो मेन एम्बेसी है वो जड़ है। और आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अभी इनकम्बेंट जो उनके एम्बेसडर हैं उनकी भी एक मीटिंग 4 ऐसे ऑपरेटिव्स के साथ ऑन रिकॉर्ड आई है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चीज़ें जो हैं वो प्लांट कर रहे हैं और पाकिस्तान में अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो ज़्यादा परेशानी की भारत के लिए बात हो सकती है ना, वो ये है कि आज ये वाशगाफ अंदाज में उनके एम्बेसडर उनकी ये बात कही है कि ये भी हम आपको कुछ दिखा Oh रहे हैं my God, कुछ this बता, was कुछ exactly. दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अभी देयर इज मोर ऑन द वे, एंड दैट मोर कैन, और ये जो मोर है, ये मोर शायद भारत को कभी भूलेगा नहीं वंस दिस डोजियर इज ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ऐसा ही है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि साथ में एक ज़ाहिर थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो या रील के साथ नहीं देखी होगी या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। देखें, 2001 से 2020 तक 20 साल में पाकिस्तान ने कहा है कि 19,130 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई, पाकिस्तान में हमले हुए, जिसमें 83,000 लोग जो है उनको कैजुअलिटीज हुई, उसमें 53,000 जख्मी हुए, 32,000 की शहादत हुई, 32,000 में से 23,000 सिविलियंस थे, मासूम आम शहरी जिनका कुछ लेना देना। 9,000 जो है वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, फौज के, पुलिस के, रेंजर्स के, जो हमारे एफसी के जवान हैं, ये लोग थे जिनको निशाना बनाया गया। 160 अरब डॉलर से ज्यादा का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। और पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इसकी वजह से लूज की, पाकिस्तान में आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट कितने अरसे तक नहीं रही। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है उसके कल्चर को उसको कितना नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक कितना खराब हुआ है। हमें नहीं याद कि हम 2008-7 का तो खसूसन वो वक्त था 9 का कि जिस वक्त हम घर से निकलते थे, हमारा क्योंकि काम हमें पता नहीं होता था कि आज आना है, आप पार्लियामेंट जा रहे हैं, पीएम सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे फॉरेन ऑफिस जा रहे हैं, रेड जोन में जिस वक्त हम जाके गाड़ियों में क्यू अप होते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम इस आज जिंदा घर जाएंगे, इस क्यू को, इस बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे कि नहीं। इस किस्म की सूरत हाल का सामना जिसकी वजह से करना पड़ा, वो मुजरिम जो है वो भारत। ईसा, यहाँ पर आपकी वीडियो में मैंने अभी एक टीजर भी देखा, आप उस पर मजीद वीडियो में भी बात करेंगे। भारत अब इसराइली हथियारों की जानिब जा रहा है एलओसी पे। पाकिस्तान की इतलात हैं कि अब पाकिस्तान ने भी एक फाइनल चॉइस की है रशिया की तरफ जाने की। रशिया से हथियार की दौड़ में पाकिस्तान और भारत दोनों ही रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान, एज आई सेड अर्लियर, नाउ और नेवर, डू और डाई वाली पोजीशन पे है। कुछ करके तो पाकिस्तान ने भी दिखाना है। एलओसी पे भी झड़पों में तेजी आ गई है भारत की तरफ से और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जब चाइना और इंडिया का मामला पिछले 6 महीने से चल रहा है, बहुत सारे लोग उससे आगाह होंगे। आपको क्विकली बता देता हूं कि भारत ने डिफेंस परचेजेस के लिए जिन 4 ममालिक को रीच आउट किया डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिफेंस परचेजेस के लिए, उसमें रशिया, अमेरिका, इजराइल और इंडोनेशिया शामिल है। इंडोनेशिया को उन्होंने कहा कि हम डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जो रूस है उसकी मीटिंग्स क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी हैं, इनसे इन्होंने मांगे कि हमें S-400 के और हमारी सबमरीन्स के एंड हेलीकॉप्टर्स के जो रशियन साख्ता हैं और जो जहाज हैं उनके स्पेयर पार्ट्स वो फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। और अमेरिका से भी 12 ब्लैक हॉक्स लिए। अमेरिका से इन्होंने लीमोआ जो एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, वो उसके तहत कुछ सामान मंगवाया। इन्होंने विंटर गियर मंगवाए, नई इन्होंने बंदूकें मंगवाई हैं, ड्रोन्स की परचेज करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन
इसराइल के जो वजीर दिफा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बेंजामिन गांट्स, बेनी गांट्स कहते हैं उनको, उनका बल्कि मुआहदा भी है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, वो इस वक्त गवर्नमेंट में है, अलहदा पार्टी है उनकी, और उन्होंने अगले साल अक्टूबर नवंबर में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बन जाना है। उन्होंने अपनी टर्म डिवाइड की हुई है, तो वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनके साथ राजनाथ सिंह का राबता हुआ था, और उन्होंने जो प्रोक्योर किए हैं रिसेंटली कुछ मिसाइल्स, उनके इस्तेमाल की इतला है, और इसकी अब तस्दीक भी हो रही है। मैं अपनी वीडियो में उसके हवाले से तफसील बताऊंगा कि ये वेपन एग्जैक्टली है क्या, सही, और इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली हमने बात की है, सी पैक की हमने बात की है, अब तो खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है कि सी पैक को ख़राब करने का मंसूबा किस फुल थ्रॉटल के साथ इंडिया ने किया है। और ईसा यहाँ पे हमने इंटरनली अपनी सिक्योरिटी की बात की, इंटरनली अब पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पॉलिटिकली भी हैं, और इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ ताकतें ये जानते बूझते हुए भी कि मशरकी सरहद और मगरबी सरहद तक का स्पैन बिगाड़ने में एक ही मुल्क है, और वो भारत है, और भारत अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करे ताकि हम दोनों तरफ से स्क्वीज्ड इन रहें इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज। अंदरूनी तौर पर अब क्या पाकिस्तान की आवाम को गेम प्लान समझ आ जाएगा इसके बाद कि जो इतना पैसा आया है, और कुछ लोगों ने सेक्टेरियन वायलेंस को हवा दी, कुछ ने सी पैक के खिलाफ हवा दी, किसी ने पाकिस्तान की फौजी क़यादत को निशाना बनाया, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तानियों को अब असल गेम प्लान इस डॉजियर के बाद अंदरूनी तौर पे भी समझ आ रहा है? देखिए, आई डू नॉट हैव एनी एविडेंस एक्चुअली टू सब्सटेंशिएट के एग्जैक्टली ये कहा जा सके कि पाकिस्तान की कोई खुदा न खास्ता कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज वो डायरेक्टली इस किस्म की किसी हरकत में इन्वॉल्व होंगी। दैट शुडंट बी सेड विदाउट, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस है तो आप इस किस्म की बात कर सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें कही हैं आज के डॉसियर में। एक, पाकिस्तान में पीस को डिसरप्ट करना, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना। दूसरा, उसमें कहा गया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, जिसमें पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैक लिस्ट वगैरह वगैरह। और तीसरा जो उसमें पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब वेदर और नॉट इंडिया इज बिहाइंड दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, लेकिन ये तयशुदा बात है कि भारत हमारा दोस्त तो है नहीं, और दोस्त को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सूट नहीं करेगी, उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहिए, उसी के हक में। बिल्कुल, दे विल इफ नॉट कि अगर वो उसको फंड कर सकें या उसके पीछे हो, एटलीस्ट दे विल ट्राई कि उसे फैन किया जाए, उसको भड़काया जा सके, उन्हें सिचुएशन सूट करती है। तो ये इट मेक्स काइंड ऑफ यहाँ पे वो फैक्टर आ जाता है कि जब पीटीएम की बात हुई थी, जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीएम के हवाले से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम लेकर कहा था, सिर्फ 10 तो उन्होंने पॉइंट्स उधर ही बता दिए थे। सेम उन्होंने कहा था ये आपको फंडिंग रॉ की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से और दूसरी एनडीएस की तरफ से आई है। आज तक पीटीएम ने जवाब नहीं दिया उनकी उस बात का। तो दैट्स वन इंस्टिंक्ट जो कि उसी वक्त कह दिया गया था। पीटीएम भी पाकिस्तान में पॉलिटिकली या एथनिसिटी की बेस पे काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती रही है। तो डू यू थिंक इट्स द टेंटमाउंट टू दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कमिंग टू पाकिस्तान या फ्यूचर में आ सकती है? या आई थिंक एनीबडी और एवरीबडी हु डज नॉट एक्सेप्ट द स्टेट, जो रियासत को तस्लीम नहीं करता, जो आइन को तस्लीम नहीं करता और अपने किसी भी मुतालबे के लिए, जायज मुतालबात होते हैं लोगों के, वो नेगोशिएट करने के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, तो ये सवालात उठते हैं। बिल्कुल, ये सवालात तभी जन्म लेते हैं कि जिस वक्त आपका जायज मुतालबा हो सकता है, सही, आपका जायज मुतालबे के लिए फोरम हो सकता है, उसके लिए मोडालिटीज हो सकती हैं जहां पर आप मुतालबे को रखें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर चीज परफेक्ट है, मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल के लिए जो ये बिलीव करता है कि मसाइल तो रियासत नहीं हल करने हैं ना, मैंने कुछ अगर आप रियासत को तस्लीम नहीं करते, आप किसी भी फोरम को एक्सेप्ट करने, किसी भी रेमेडी को, किसी भी कंपनसेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये सवाल होता है कि इसका मतलब ये है कि somebody is pulling your strings, आपकी डोर को ही हिला रहा है। बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज। थैंक यू वेरी मच ईसा, एंड आई थिंक अब एक ऐसे बाब का आगाज हो गया, एक ऐसा चैप्टर खुल गया नाज़रीन के इसमें अब शायद आप मजीद इंकशाफात ही देखेंगे। कुछ इंकशाफात ईसा अपनी आने वाली वीडियो में
इंडिया और इसराइल के दिफाई ताउन के हवाले से करेंगे। आई बी एंक्शसली वेटिंग फॉर दैट कि वो तफसीलात हम तक जल्द से जल्द आ जाएं। नाज़रीन, एक आखिरी बात जाते जाते कि ये 22 अरब रुपए, भारतीय रुपए कि पाकिस्तानी रुपए, इससे भारत अपने मुल्क में गुर्बत से, भूख से मरते हुए लोगों पर खर्च कर सकता था। इस 22 अरब से बहुत सौ का भला हो जाता कि अगर वो इससे अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए या उनकी अच्छाई 60% जो इंडियंस हैं वो बेचारे, उनके पास टॉयलेट की भी फैसिलिटी, टॉयलेट्स बन सकते थे 22 अरब से। एग्जैक्टली अगर आप ये 22 अरब अपने मुल्क में टॉयलेट्स बनाने में झोंक देते तो शायद ट्रंप को ये फिल्थीएस्ट नेशन कहने की ज़रूरत ना पड़ती, फिल्थी इंडिया कहने की ज़रूरत ना पड़ती। आई एम रियली सॉरी टू से दीज वर्ड्स, मैं अमूमन नहीं यूज़ करती, मगर आज एविडेंसेस देख के शायद मेरी अपनी आंखें ऐसे खुल गई हैं कि बहुत तबाही होने जा रही थी पाकिस्तान में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आने वाले दिनों के लिए अच्छाई की दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक बेहतरी रखे, कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई ना हो और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।